नमस्कार। भारत के भूगोल की इस सीरीज में हम लोग भारत में जल संसाधन तथा सिंचाई का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में जल संसाधन तथा सिंचाई की ये दूसरी क्लास है। इसके पहले की जो भारत में जल संसाधन तथा सिंचाई की क्लास थे, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि ये टॉपिक जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है तथा इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे फैक्ट मैंने इसके पहले की क्लास में कराया है, उसमें जो शेष रह गया था उसे हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं भारत में जल संसाधन तथा सिंचाई की ये दूसरी क्लास। मैंने बताया था कल की क्लास में कि भारत में सिंचाई के जो साधन है, जो इसके माध्यम है, उसको लेकर के राज्यवार आंकड़े बनते हैं। वो मैंने यहाँ लिख दी है आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए। आइए एक बार इस पर नजर डालते हैं। कुओं तथा नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाले जो राज्य हैं, मैंने बताया था कि भारत में सबसे अधिक जो सिंचाई होता है वो कुओं तथा नलकूपों से होता है। इसके बाद लगभग 58%। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सिंचाई होता है वो नहरों के माध्यम से होता है, और तीसरे नंबर पे तालाबों के माध्यम से सिंचाई होता है, और शेष जो है वो अन्य अलग अलग माध्यमों से किया जाता है। तो भारत में जो सबसे अधिक अर्थात कुओं तथा नलकूपों से सिंचाई करने वाले जो राज्य हैं, इसे मैंने उसी क्रम में अर्थात बड़े से छोटे की तरफ, सबसे अधिक से कम की तरफ, उसी क्रम में मैंने लिखा है। और प्रत्येक जो आंकड़े इसमें दिए गए हैं सभी आंकड़े इसी तरीके से लिखे गए हैं। जैसे कि कुओं तथा नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाले जो राज्य है उसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, अर्थात उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कुओं तथा नलकूपों से सिंचाई की जाती है। दूसरे नंबर पर पंजाब है, तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे नंबर पर राजस्थान तथा उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आप इसी क्रम में लिख लेंगे, क्रम नहीं बिगाड़ेंगे, क्रम पूछा जाता है। कुओं तथा नलकूपों से सिंचाई करने में पंजाब का कौन सा स्थान है या उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, पंजाब का इसमें दूसरा स्थान है, बिहार का तीसरा स्थान है, राजस्थान का चौथा स्थान है। इसी तरीके से नहरों से पूरे भारत में 31% सिंचाई नहरों के माध्यम से कर। दूसरा जो सबसे बड़ा साधन है सिंचाई का वो है नहरों के माध्यम से। तो नहरों के माध्यम से सिंचाई करने में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान ही है, लेकिन दूसरा स्थान राजस्थान का है। राजस्थान में सबसे बड़ी, भारत विश्व की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसकी वजह से राजस्थान इसमें दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उसके बाद चौथे नंबर पर है पंजाब। आंध्र प्रदेश उसके बाद पंजाब है। इसके बाद तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाले जो राज्य हैं, मैंने बताया था कि दक्षिण भारत में, ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में भूमिगत जल नहीं पाया जाता है, भूमिगत जल यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो पठार की बनावट है वो स्वतः ही वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, जिससे बारिश का जो मानसून काल में यहाँ पर जब बारिश आती है तो वो उसका पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे यहाँ पर तालाबों का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, कृत्रिम तालाबों का यहाँ पर, प्राकृतिक रूप से तालाबों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से तालाबों के द्वारा जो सिंचाई करने वाले राज्य हैं भारत में, वो जाहिर सी बात है कि दक्षिण भारत के होंगे। उसमें है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसमें पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल, अर्थात वो क्षेत्रफल कृषि योग्य भूमि है लेकिन वहाँ पर सिंचाई उपलब्ध नहीं है, अर्थात उन क्षेत्रों को असिंचित क्षेत्र कहा जाता है, असिंचित, जहाँ पर सिंचाई उपलब्ध नहीं है। तो भारत में सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं उसमें पहले नंबर पर है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर है राजस्थान। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, आपको पता है महाराष्ट्र जो है वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सिंचाई जो है सबसे कम क्षेत्रफल बनता है सिंचाई का महाराष्ट्र में, और उसके बाद दूसरे स्थान पर है राजस्थान। इसके बाद भारत में जो सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पर सूखा यानी कि बारिश बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, और उसके अलावा दूसरे जो सिंचाई के माध्यम है वो भी वहाँ पर उपलब्ध बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों को सूखा प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत में जो सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है उसमें राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है गुजरात, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर है कर्नाटक और पांचवें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। ठीक है ना। इसके अलावा सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, अर्थात
बाढ़ किसे कहा जाता है कि जब नदी अपने, यहाँ नदी का जो जल है तो अपने नदी का जल अर्थात नदी का जो पानी है वो अपने तट से जब बाहर निकलने लग जाता है, अपने तट से जब बाहर निकलने लग जाता है उसे बाढ़ कहा जाता है। ठीक है ना, अर्थात नदी का जब अनियंत्रित हो जाता है तो उसे बाढ़ कहा जाता है। तो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे अधिक बाढ़ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक बाढ़ आता है। उसके अलावा बिहार होता है, कोसी नदी की वजह से बिहार में अक्सर बाढ़ आता रहता है। निचली भूमि है, निचली गंगा का जो क्षेत्र है तो वहाँ पर भी बाढ़ आएगा, तो बिहार। इसके अलावा पंजाब, 5 नदियों का समूह है तो उसकी नदी क्षेत्र वहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो नदी उसके अलावा है पंजाब। इसके अलावा दूसरे नंबर पर राजस्थान, ये कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है ना, आप देखेंगे क्रम में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों में पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है बिहार, तीसरे नंबर पर है पंजाब और चौथे नंबर पर यहाँ पर राजस्थान है, जबकि राजस्थान सूखा प्रदेश के अंतर्गत भी आता है। ठीक है ना, ये सूखा प्रदेश के अंतर्गत भी आता है। तो ये है यहाँ पर बाढ़ भी सबसे अधिक आता है, अर्थात बाढ़ वाले राज्यों के क्रम में अगर देखा जाए तो चौथे स्थान पर राजस्थान का नंबर आता है। इसके अलावा आता है असम। असम का जो मैदान है इसमें मैंने बताया था सबसे अधिक वर्षा होती है, तो उस वजह से भी, क्योंकि चेरापूंजी से लगा हुआ सुरमा घाटी के सहारे पूरा ब्रह्मपुत्र के मैदान में वर्षा होती है, जिसकी वजह से अक्सर वहाँ पर बाढ़ आ जाता है। तो असम वाला जो क्षेत्र है ये भी यहाँ पर सबसे अधिक बाढ़ आता है। इसके अलावा कुओं से सर्वाधिक सिंचाई करने वाले जो राज्य हैं, ठीक है ना, उसमें सबसे पहले आता है पहले नंबर पर गोवा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, गोवा महाराष्ट्र। इसके बाद तीसरे नंबर पर है राजस्थान, तीसरे नंबर पर है राजस्थान। इसके अलावा चौथे नंबर पर है गुजरात और पांचवें नंबर पर है तमिलनाडु। ठीक है ना, ये कुछ फैक्ट हैं, आप इसे इसी तरीके से नोट कर लेंगे जैसा मैंने किया है और जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, आइए इसके अलावा भारत में जो नहरें पाई जाती हैं, भारत में जो नहरें हैं, सिंचाई का एक दूसरे स्थान पर जो स्थान है वो है नहरों का। भारत में जो दूसरे स्थान पर सिंचाई होती है वो नहरों से होती है। तो नहरें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। नहरें जो हैं मुख्यतः 2 प्रकार के, नहरें नदियों से निकाली जाती हैं, जैसे कि आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक मुख्य नदी है, ये क्या है? नदी है। ठीक है ना, और ये एक दूसरी नदी है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये एक नदी है और ये भी एक नदी है। ठीक है ना, अगर किसी नदी से बिना किसी बांध बनाए यहीं से हम इसमें एक नहर निकाल दें, ये कोई एक नहर निकाल दें इसमें, तो ये क्या है? नहर है। यानी कि इसमें हमने बांध नहीं बनाया है, ये नदी इधर प्रवाहित हो रही है और इसी में से हमने इधर एक नहर निकाल दिया। ठीक है ना, इस तरह से जो नहर होती है इसे अनित्यवाही नहरें कहते हैं। इसे कहते हैं अनित्यवाही नहरें। आप ठीक से इसको लिखेंगे, अर्थात लिखेंगे भारत में नहरों के प्रकार, भारत में नहरों के प्रकार। भारत में नहर सिंचाई के साधन में दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। विश्व का सबसे बड़ा जो नहरों का नेटवर्क है वो भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा जो नहरों का नेटवर्क है वो भारत में है। इसकी लंबाई लगभग 1 लाख किलोमीटर से भी अधिक है। भारत में जो कुल नहरों की लंबाई की अगर हम बात करें तो 1 लाख किलोमीटर से भी अधिक है। नहरें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, इसी तरीके से लिखते जाइएगा। नहरें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला अनित्यवाही नहरें, पहला है अनित्यवाही नहरें। इसमें लिखेंगे कि ये वे नहरें होती हैं जो सीधे बिना किसी बांध बनाए नदी से सीधे निकाली जाती हैं, अर्थात इस नदी पर कोई बांध नहीं बनाया जाएगा और इसे सीधे निकाल दिया जाएगा। अर्थात ये नहरें मौसमी नहरें होती हैं, अर्थात ये नहरें जो हैं ये मौसमी नहरें होती हैं। ये वर्षा जल पर आधारित होती हैं। जब नदी में पानी आएगा वर्षा जल से मानसून काल में, तो ही इस नहरों में भी पानी आएगा। ठीक है ना, तो वर्षा जल पर ही ये आधारित होती हैं। ऐसी जो नहरें होती हैं रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी नहीं होती हैं। इस तरह की जो नहरें हैं, इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें रबी की फसल के लिए ये नहरें बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, सूख जाती हैं, क्योंकि रबी की फसल शीत ऋतु में, तो उसमें लगभग नवंबर दिसंबर का जो टाइम होता है उसमें चूंकि बारिश नहीं होती है, तो इस वजह से नदी में पानी कम हो जाता है और नदी की वजह से चूंकि खुला है पूरी तरीके से, कोई बांध नहीं है, तो नहर में भी पानी यहाँ पर पूरी तरीके से कम हो जाता है। तो इस तरीके की जो
नहरें हैं, अर्थात रबी की फसल के लिए नवंबर दिसंबर में इसमें पानी नहीं होता है, जिसकी वजह से रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होती हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि अनित्यवाही नहरें सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती हैं? अनित्यवाही नहरें सबसे ज़्यादा पंजाब में, सबसे ज़्यादा पंजाब में लिख लेंगे, सबसे ज़्यादा ये पंजाब में पाई जाती है। सतलज नदी से सबसे अधिक अनित्यवाही नहरें निकाली गई हैं, सतलज नदी से सबसे अधिक अनित्यवाही नहरें निकाली गई हैं। दूसरा जो नहरें होती हैं उसे कहा जाता है नित्यवाही। इसमें कोई एक मुख्य नदी होगी और मुख्य नदी पर हम क्या कर देंगे, एक बांध बना देंगे। मुख्य नदी पर एक बांध बनाया जाएगा और इसके बाद इधर का जो जल स्तर है नदी का वो बढ़ने लग जाएगा और यहाँ पर जल जो है वो जमा हो जाएगा, ठीक है ना। और इस बांध के माध्यम से, इस बांध के माध्यम से हम, चूंकि यहाँ पर बांध बना हुआ है और यहाँ से हम लोग नहरें बाहर निकाल देंगे। इस क्षेत्र में नहरें चली जाएंगी और यहाँ से इस क्षेत्र में, दूर दराज क्षेत्रों में यहाँ से नहरें जाने लग जाएंगी। तो इस तरीके की जो नहरें होती हैं, ठीक है ना, इसे नित्यवाही नहरें कहते हैं, इसे नित्यवाही नहरें कहते हैं, ठीक है ना। तो नित्यवाही नहरें, हेडिंग डाल देंगे नित्यवाही नहरें। देखेंगे कि नित्यवाही नहरें हिमाच्छादित प्रदेशों से, हिमाच्छादित क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, हिमाच्छादित क्षेत्र अर्थात हिमालय क्षेत्र से जो निकलने वाली नदियां हैं उन पर बांध बना करके निकाली जाती हैं, ठीक है ना। हिमाच्छादित क्षेत्र अर्थात ये मुख्यतः उत्तर भारत के मैदान में, उत्तर भारत के मैदान में हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होंगी उनसे जो नहरें निकाली जा रही हैं तो उनमें बांध बनाया जाता है, ठीक है ना। बांध बना करके उसका पानी को रोक दिया जाता है और उसके बाद वहां से हम नहरें निकाल देते हैं। तो इस तरीके से जो नहरें निकाली जाती हैं उसे नित्यवाही नहरें कहा जाता है। इसमें वर्ष भर पानी निरंतर बना रहता है, क्योंकि मानसून काल में, मैंने बताया मानसून काल में, क्योंकि ये नित्यवाही नहरें होती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती हैं ये अनित्यवाही होती हैं, ठीक है ना। हिमालय की नदियां चूंकि गर्मी के मौसम में ग्लेशियर की वजह से, मानसून काल में वर्षा की वजह से हर मौसम में यहाँ पर पानी मिल जाता है, तो इस वजह से ये नदियाँ निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं हिमालय पर बने ग्लेशियर की वजह से। तो इस वजह से इन नहरों में भी निरंतर पानी बना रहता है, तो इस वजह से इसे नित्यवाही नहरें कहा जाता है, ठीक है ना। उत्तर भारत के मैदान में, उत्तर भारत के मैदान में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा बिहार में, ठीक है ना, आप राज्य लिख लेंगे। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का मैदान, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इन विभिन्न राज्यों में नित्यवाही नहरें पाई जाती हैं, ठीक है ना। डेल्टाई जो क्षेत्र हैं इनमें भी नित्यवाही नहरों का विकास किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा योजना आयोग ने जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। योजना आयोग ने, लिख लेंगे, योजना आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले है बृहत सिंचाई परियोजना, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है बृहत सिंचाई परियोजना। भारत में सिंचाई परियोजनाएं, 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं योजना आयोग के द्वारा निर्धारित की गई थी। पहला है बृहत सिंचाई परियोजना। तो जो बृहत सिंचाई परियोजना है आप लिखते जाएंगे इसी तरीके से, यह है बृहद सिंचाई परियोजना, ठीक है ना, बृहद सिंचाई परियोजना। इसका मानक क्या होता है कि वो क्षेत्र जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का जो सिंचाई क्षेत्र होता है वो बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। आप इसी तरीके से लिख लेंगे। इसके अंतर्गत जो माध्यम होता है उसमें नदियां और नहरें होती हैं। इसके अंतर्गत जो माध्यम है वह है नदियां और जो नहरें हैं, बड़ी नहरें और नदियां, इनके माध्यम से जो सिंचाई किया जाता है वो इस परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत 2000 हेक्टेयर से अधिक तथा 10,000 हेक्टेयर से कम जो सिंचाई की भूमि है वो मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत आता है। इसके जो सिंचाई के माध्यम है उसमें क्या आएंगी, छोटी नहरें इसमें आ जाएंगी, छोटी नहरें, ठीक है ना। तो बड़ी नहरें अर्थात नदी और बड़ी नहरें किसमें आ जाएगा, बृहद सिंचाई परियोजना के तहत आ जाएगा। मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत छोटी नहरें ये आ जाएंगी। ये दोनों मिला करके, ये जो दोनों हैं अर्थात बृहद सिंचाई परियोजना और मध्यम सिंचाई परियोजना, भारत में इन दोनों परियोजनाओं के तहत
दूसरे नंबर की जो सिंचाई है, यानी कि लगभग 31% जो सिंचाई के साधन है वो इन दोनों से पूरे किए जाते हैं। तीसरा जो है उसे कहते हैं लघु सिंचाई परियोजना, उसे कहते हैं लघु सिंचाई परियोजना। ये जो लघु सिंचाई परियोजना है इससे भारत में सबसे अधिक सिंचाई होती है, लगभग 58% सिंचाई जो है 58% से भी अधिक, प्लस में लिखेंगे 58% से भी अधिक जो सिंचाई है वो लघु सिंचाई परियोजना के तहत किया जाता है। 2000 हेक्टेयर से कम भूमि, 2000 हेक्टेयर से कम भूमि जो है सिंचाई वाले वो किसके अंतर्गत आते हैं? लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसी तरीके से लिख लेंगे कि 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षेत्र लघु सिंचाई परियोजना के तहत आते हैं। इससे भारत में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत जो सिंचाई के माध्यम है, इसके अंतर्गत सिंचाई के जो माध्यम है उसमें मुख्यतः कुआं, इसके अंतर्गत कुआं, इसके अलावा नलकूप, उसके अलावा कुआं, नलकूप, तालाब और इसके अलावा स्प्रिंकल जो सिंचाई है, ठीक है ना। जाड़े के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मटर की खेती में, मटर की फसल में जो सिंचाई होती है फव्वारे टाइप का, उसमें पानी चारों तरफ फैलता रहता है, उसे स्प्रिंकल सिंचाई कहते हैं। इसके अलावा एक ड्रॉप सिंचाई होता है। ड्रॉप सिंचाई अर्थात फसल की जड़ में ले जाकर के पानी गिराना, इसे क्या कहते हैं? ड्रॉप सिंचाई कहते हैं। तो ये सिंचाई के दो और तरीके हो सकते हैं जो कि लगभग किसके अंतर्गत आता है? लघु सिंचाई परियोजना के तहत आता है। तो इससे भारत में सबसे अधिक सिंचाई होता है, ठीक है ना। ये रही भारत की जल संसाधन तथा सिंचाई, ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग अब आर्थिक भूगोल में प्रवेश करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जो टॉपिक है वो आर्थिक भूगोल का है। लेकिन आर्थिक भूगोल हम लोग करें उससे पहले अब तक हमने जितना करा दिया है इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन हम लोग इसका करेंगे। और उसको जो भी इसमें महत्वपूर्ण सवाल अब तक बने हैं आप लोगों की किसी भी परीक्षा में, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा रही हो या फिर एसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा रही हो या एमटीएस की परीक्षा, यानी कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में भूगोल से बनने वाला जो सवाल है उन सवालों पर हम लोग अध्ययन करेंगे, उन सवालों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल से हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि हम लोग साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। और अब चूंकि हम लोगों का भूगोल जो है लगभग 70% से ज़्यादा कवर हो चुका है, तो इसलिए अब हम लोगों को जो भूगोल का में खनिज वाला पार्ट है उसको कवर करना है। इसके अलावा जो कृषि है, इसके अलावा जो जैव विविधता वाला जो पोर्शन है और जनजातियाँ, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रह गए हैं। इसे आर्थिक भूगोल में हम लोग करने वाले हैं। तो इसके साथ साथ अब हम लोग प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, यानी कि जो पीछे से पहली क्लास से लेकर के और अब तक, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक बने हैं भूगोल में आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, उन सभी सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो क्लास होगी आप लोगों की। अगर आपने भूगोल की डिटेल में क्लास, सब विस्तृत क्लासें नहीं देखी हैं, और अगर आप वो शॉर्ट में क्लास देख लेते हैं, अगर आप उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, तो लगभग आप परीक्षा में बैठने के लायक हो जाएंगे। आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे, आप अच्छा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।